गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 12th का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पार्ट 2, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पार्ट 1। एनसीईआरटी का 2 बुक है टेक्स्ट बुक, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 में ऑफलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ चुके थे। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मगर चिंता की कोई बात नहीं है, अभी अपन उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कारण है कि उस चैप्टर में कुछ ज़्यादा समझने का चीज़ है जो हम लोग ऑफलाइन में ही करने की कोशिश करेंगे जब सिचुएशन सही होगा तब। अभी हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 का सबसे पहला चैप्टर बोले तो चैप्टर नंबर 9। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये चैप्टर नंबर 9 है। इसको क्यों स्टार्ट किया गया है? किरण प्रकाशिकी एवं प्राकाशिक यंत्र। देखिए बाबू, इसको स्टार्ट क्यों किया गया है? रीज़न है कि ये जो पोर्शन है ना ऑप्टिक्स वाली, ये पोर्शन आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लाइट वाला पोर्शन, इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया है ताकि ये चीज़ आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला पोर्शन को लिया है। अब आइए इस पोर्शन में सबसे पहली बात हम जानेंगे कि ऑप्टिक्स होती क्या है। तो ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में। नाम ही है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। ऑप्टिक्स साइंस का वह ब्रांच होता है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। लाइट एक ऊर्जा के फॉर्म में होती है, एनर्जी के फॉर्म में होती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो एनर्जी का एक फॉर्म है कौन? लाइट, जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो यही लाइट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब लाइट की बहुत सारी फिनोमिना देखने को मिलती है। सबसे पहली बात जो हम इस चैप्टर में देखेंगे वो देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में सबसे पहला पोर्शन लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। इसका क्या डेफिनेशन है कि जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर गिरती हैं, किसी सरफेस से क्या होती हैं? टकराती हैं। जो सरफेस किसी दो मीडियम को अलग अलग बांटती हैं। मान लीजिए इस सरफेस के एक साइड में मीडियम 1 है और दूसरे तरफ क्या है? इसके मीडियम 2 है। तो अगर कोई लाइट रे कहाँ गिरे? किसी सरफेस पे गिरे, जो सरफेस दो मीडियम को क्या करती है? सेपरेट करती है। जब इस सरफेस पर गिरती है तो यहाँ पर इस लाइट का कुछ हिस्सा उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। जब कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, जो सरफेस दो मीडियम को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है, लाइट जब इस सरफेस पे गिरती है तो लाइट का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। लाइट के इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार ध्यान से फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि जब कोई लाइट किसी बाउंड्री पर गिरती है, किसी सरफेस पर गिरती हैं, जो सरफेस किसी दो मीडियम को क्या करती हैं? अलग अलग बांटती हैं। तो लाइट जिस माध्यम से आया, जिस मीडियम से आया, पुनः उसी मीडियम में वो वापस लौट गया, पुनः उसी मीडियम में वो वापस लौट गया। तो प्रकाश के इस घटना को
लाइट के इस घटना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं अपन। ये जो लाइट आ रही है ना बाबू, इस लाइट को कहते हैं इंसिडेंट लाइट। एक मिनट, ये हो गया वो सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। इधर है मीडियम नंबर 1 और इधर क्या है, मीडियम नंबर 2। ये वो इंसिडेंट लाइट आ रही है, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन इंसिडेंट रे, बोले तो आपतित किरण। और इस पॉइंट पर जहां पर वो लाइट आ रही है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में कहते हैं इसको आपतन बिंदु। और यहां पर एक लंब डाला हुआ रहता है परपेंडिकुलर, जिसको कहते हैं अपन नॉर्मल, बोले तो अभिलंब। और ये हो गई जो लाइट उसी माध्यम में टकराने के बाद पुनः लौट गई, इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, बोले तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको कहते हैं आई। आई को पढ़ते क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में एंगल हुआ, देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल है और ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आर, आर क्या है, आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोले तो परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच का एंगल होता है, नॉर्मल के बीच का और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, दैट इज आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत? तो हमने ये सारा हमने ये डायग्राम देखा कि इस डायग्राम में क्या है कि एक सरफेस है, जो सरफेस दो मीडियम को क्या करती है, अलग अलग बांटती है, सेपरेट करती है। अब अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे, अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे मतलब जो लाइट आ रही है इस सरफेस पर, और जो लाइट इस सरफेस पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जहां पे आया उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बोले तो आपतन बिंदु। लाइट के टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस लाइट रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे, बोले तो परावर्तित किरण। ये हो गया नॉर्मल, बोले तो अभिलंब। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोले तो आपतन कोण। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोले तो परावर्तन कोण। ठीक है, इसके बाद आगे अपन देखते हैं। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आगे है कि इस रिफ्लेक्शन का क्या क्या लॉज है, क्या क्या नियम है, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है, परावर्तन का नियम। आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा। प्रकाश के परावर्तन का, लाइट के रिफ्लेक्शन का 2 नियम होता है। कौन कौन? पहला नियम है इंसिडेंट रे
नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जो अभी डायग्राम बनाया था ना, उसमें ये क्या था, वो सरफेस था जिस सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो इस लाइट को क्या कहते हैं बाबू अपन, इंसिडेंट रे, बोले तो आपतित किरण। ये क्या हो गया हमारा, ये नॉर्मल हो गया। और इस लाइट रे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, बोले तो परावर्तित किरण। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर लाइट रे आ रही हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बोले तो आपतन बिंदु। ध्यान से समझिए। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सारा क्या है, एक ही प्लेन में है क्या। इसीलिए रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन में लाई करता है, सब एक ही तल में है, पहला लॉ। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। बोले तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोले तो आपतन कोण, आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोले तो परावर्तन कोण, उसको किससे दिखाते हैं, आर से। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो लॉज हैं, किसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन के ये लॉज हैं। कोई दिक्कत, इनका सारा नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। इसीलिए आप चिंता ना करें, जो मैं उस थ्योरी को आपको समझा रहा हूं, ये सारा नोट्स आपको ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। आगे आइए, आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं कि रिफ्लेक्शन के दौरान, जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, तो रिफ्लेक्शन के दौरान हमको क्या क्या देखने को मिलता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या, पहला पॉइंट है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। मतलब प्रकाश के परावर्तन के दौरान लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। मतलब लाइट की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। किसके दौरान, रिफ्लेक्शन के दौरान। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान लाइट के स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है जिस पर क्या हुई, एक आपतित किरण, मतलब एक इंसिडेंट रे आया और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट गया। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सोचिए, जो लाइट आया, आने वाले लाइट का भी मीडियम यही है, मीडियम वन ही है। और क्या लाइट जो उसी मीडियम में वापस लौट गई, उसके लिए भी मीडियम वही है। इसीलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के दौरान लाइट के स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस।
प्रकाश के परावर्तन के दौरान लाइट की फ्रीक्वेंसी, बोले तो प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आप तो ऐसे याद रखना कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। तो लाइट का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, तो दोनों केस में कभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बाबू आवृत्ति, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट remains unchanged during reflection। प्रकाश के, इसका क्या मतलब हुआ, प्रकाश के परावर्तन के दौरान, प्रकाश के परावर्तन के दौरान लाइट के वेवलेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वेवलेंथ की मतलब होती है तरंग दैर्घ्य, इसको हिंदी में पढ़ते हैं अपन तरंग दैर्घ्य। लाइट के वेवलेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, आपने एक 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, C बराबर न्यू लेमडा। C क्या है, लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ। तो एक बात बताओ बाबू, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इस चीज को ऊपर समझते हैं ऐसे। ये देखिए हमने क्या बोला, क्या क्या चेंज नहीं होता है। सबसे पहली बात, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के दौरान, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ड्यूरिंग क्या क्या होती है। सबसे पहली बात, लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है। दूसरा बात, लाइट की इंटेंसिटी घटने के बाद अगली पॉइंट क्या होती है कि लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, लाइट के फ्रीक्वेंसी में कभी चेंज नहीं होगा। चौथा पॉइंट, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसी 4 पैरामीटर है। क्या क्या, सबसे पहली बात इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं बदल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट जाती है। दूसरा बात, स्पीड ऑफ लाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं होता है। इंटेंसिटी कैसे घटती है, तो मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए कोई लाइट है, अभी यहाँ मरकरी जल रही है, ये मरकरी से लाइट इस बोर्ड पे पड़ी और टकराने के बाद जो लाइट यहाँ आया वैसा ही चमकती हुई लाइट आपको नहीं दिखेगी। रीजन क्या है, चूंकि ये बोर्ड ने ना इस सरफेस, ये सरफेस ने इस लाइट को क्या किया, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब आई बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट, मगर ये सरफेस ने क्या किया, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ लाइट को दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर दिया और कुछ ही लाइट को उसी वापस उसी मीडियम में लौटने देता है। जैसे समझिए, मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे लाइट आई, तो हमने क्या बोला कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे टकराती है तो यहाँ 3 काम होता है। क्या क्या सर, कुछ लाइट तो ये सरफेस क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगी, और कुछ लाइट क्या होगा, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा, दूसरे माध्यम में चला जाएगा, और कुछ ही लाइट उसी माध्यम में वापस लौटती हैं। तो आप ही सोचिए, 100 जूल की एनर्जी आई या इंटेंसिटी एनर्जी, लाइट की इंटेंसिटी कुछ 100 थी, 100 में से मान लीजिए 5 को एब्जॉर्ब कर लिया, मान लीजिए 30 दूसरे माध्यम में चला गया, तो वापस कितना लौटा इधर, 65 ही ना, 65 ही ना। तो बताइए इंटेंसिटी लाइट की कम हुई या नहीं हुई। तो याद रखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन क्या होती है, घट जाती है। दूसरा बात क्या लिखाया कि लाइट के स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है रिफ्लेक्शन के ड्यूरिंग। प्रकाश के परावर्तन के दौरान प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक ही माध्यम में होता है। लाइट जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में ना वापस लौट गया, इसी घटना को ना कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप ही देखो ना बाबू कि लाइट जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में वापस लौटा, तो मीडियम चेंज हुआ। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे लाइट का स्पीड भी चेंज नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, हमने बोला फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, मतलब आवृत्ति कभी भी कभी भी नहीं बदलेगी। क्यों? अच्छा मान लो इस पर आवृत्ति क्यों नहीं बदलेगी। मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, ऐसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे रेड कलर की लाइट जलाई, रेड कलर की लाइट को क्या की, टकराई, लाल कलर की रोशनी को हमने क्या किया, इस सरफेस पे गिराया। तो बताइए टकराने के बाद लाले कलर ना मिलेगा, कुछ और कलर थोड़े मिलेगा। तो टकराने के बाद वाली लाइट के भी कलर फिर भी क्या होगी, रेड ही होगी। तो चूंकि कलर में चेंज नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन के दौरान, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के दौरान, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान लाइट के फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। और एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वेवलेंथ के बारे में, कि वेवलेंथ क्यों चेंज नहीं होता है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा बाबू, v बराबर एन लेमडा। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v है स्पीड ऑफ लाइट, v लिख दीजिए, या कहीं कहीं c भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। n क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ। तो आप सोचो हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, क्या हम यहां से लिख सकते हैं वेवलेंथ बराबर, क्या हम यहां से लिख सकते हैं लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v बाय एन, लेमडा बराबर v बाय एन। v कौन है, लाइट का स्पीड, n कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बताइए क्या लाइट के रिफ्लेक्शन के ड्यूरिंग क्या लाइट के स्पीड में चेंज होता है, नहीं। v क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहती है। क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, बिल्कुल नहीं होती है। इसका मतलब क्या जब ना ही स्पीड ऑफ लाइट में चेंज हुआ, ना ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में चेंज हुआ, तो आप ही बता दीजिए बाबू, क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट में चेंज होगा, तो अपन कहेंगे नहीं होगा। क्या ये सारा बात क्लियर हुआ कि क्या क्या नहीं होगा, लाइट के वेवलेंथ में भी चेंज नहीं होगी, कोई दिक्कत। चलिए, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहली बात कि रे ऑप्टिक्स होती क्या है। ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली लाइट की पहली फिनोमिना क्या देखने को मिली, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, किसी सरफेस से टकराती हैं, जो सरफेस दो माध्यम को अलग अलग बांटती हैं, सेपरेट करती हैं, तो लाइट का कुछ हिस्सा उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, पुनः रिटर्न कर जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को, लाइट के इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने पहली बात बताई आपको कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइट की इंटेंसिटी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन घट जाती है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है, स्पीड ऑफ लाइट में कोई भी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ में भी कोई भी चेंज नहीं होता है। अब कुछ लॉज हैं, किसके, लाइट के। सम बेसिक लॉज, लाइट का कुछ बेसिक लॉज हैं जो पूरी ऑप्टिक्स में काम करेगी। सम बेसिक लॉज, सम बेसिक लॉज, सुनिए बाबू क्या क्या। कुछ लॉज है, सम बेसिक लॉज, क्या क्या है। पहला लॉज है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब समझिए बाबू, क्या है इसका हिंदी का मतलब, लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का नियम। तो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे क्या कहती है कि लाइट
हमेशा, प्रकाश की किरण हमेशा, लाइट रेस हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैसी गमन करती हैं? किस रेखा में? सीधी रेखा में। मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हमेशा प्रकाश किधर चलती है? सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। मतलब समझिए इसका क्या मतलब है कि एक लाइट की प्रॉपर्टीज, मतलब मान लीजिए कोई ये लाइट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज? कोई कोई इसका गुणधर्म होगा। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसका वेवलेंथ कुछ और है, इसकी स्पीड कुछ और है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ, इसका स्पीड किसी दूसरे लाइट के होने या नहीं होने पे फर्क नहीं करेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज पर किसी दूसरे लाइट के होने या नहीं होने पर इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। मतलब एक लाइट रे की प्रॉपर्टीज दूसरे लाइट रे से क्या होती है? हमेशा डिफरेंट होती है। और तीसरा क्या है बाबू? तीसरा है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तीसरा लॉज है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है कि अगर कोई लाइट रे कहीं से आ रही है, अगर कोई लाइट रे कहीं से आ रही है और रास्ते में कोई एक ऐसा सरफेस मिल गया जिस सरफेस पर वो कैसे टकरा रही हैं? परपेंडिकुलरली। कैसे टकरा रही हैं? परपेंडिकुलरली। तो वहीं पर वो लाइट क्या होता है? पुनः अपने उसी पाथ पर रिटर्न कर जाता है। क्या बोला? फिर से सुनिए। लाइट रे किसी मीडियम में आ रही है, आते आते रास्ते में उसको कहीं पर कोई अवरोधक मिल गया, रुकावट मिल गया, जिससे वो इस प्रकार टकराया, वो अभिलंब मतलब परपेंडिकुलरली किसी सरफेस से टकराया। तो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम नहीं, पुनः उसी रास्ते पे वापस लौट जाता है लाइट के। इसी लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आया? तो ये तीन बेसिक लॉज है। क्या क्या? पहला कि पहला क्या है लॉ? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज, कि लाइट ऑलवेज कैसे ट्रेवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती हैं। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे कहती हैं कि कोई एक लाइट रे की प्रॉपर्टी किसी दूसरे लाइट रे के प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर कोई लाइट किसी एक माध्यम में ट्रेवल करते हुए किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो लाइट अपने उसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है, लाइट उसी रास्ते पर पुनः वापस लौट जाता है। यही तीन लॉ है जो बेसिक लॉ है, जो हर जगह काम आएगा अपने को, ये तीन लॉस। ठीक है, आगे अपन अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या? पहला न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चंस, कैलकुलेट एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, कैलकुलेट एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ हॉरिजॉन्टल। ऐसा आपको डायग्राम दे रखा है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल से प्लेन सरफेस कितने एंगल पे है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और इस सरफेस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है जो इस सरफेस से कितने एंगल बना रही है? थीटा एंगल। तो आपसे पूछा है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एंगल बताइए, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। हिंदी में ये क्वेश्चन हुआ, परावर्तित किरण का क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण
ज्ञात करें। मतलब परावर्तित किरण का क्षैतिज के साथ बनने वाला एंगल ज्ञात करें। मतलब कैलकुलेट एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिए, फिर आगे इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या था, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। क्या है ये, देखिए इसका सॉल्यूशन हमको ऐसा दिया गया है कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है। ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे। अब इस प्लेन सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। इस प्लेन सरफेस पे लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है थीटा एंगल पे। अब एक बात बताइए बाबू, ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये एक प्लेन सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो बताइए अगर ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस पे नॉर्मल कहाँ होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल कहाँ होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सोचो बाबू, ये लाइट रे यहाँ आके इंसिडेंट हो रही है, तो यही ना हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पे नॉर्मल कैसा होगा, तो सर इस सरफेस पे क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यूं हुआ कि अगर ये लाइट रे ऐसी है, मतलब ये सरफेस है, लाइट रे ऐसी है, तो क्या ये सरफेस और नॉर्मल के बीच टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं ये सरफेस और ये नॉर्मल के बीच में टोटल एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से समझिए, क्या इंसिडेंट रे इस सरफेस पर नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे आ रही है, 90 माइनस थीटा पे आ रही है। तो क्या इसी 90 माइनस थीटा को बाबू कौन सा एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आपतन कोण क्या था कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, तो अभी अपन ने लॉ क्या पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं अपन, किससे दिखाते हैं, आई से। तो क्या आपतन कोण क्वेश्चन में हमको पता चल गया क्या, कितना है, 90 माइनस थीटा। तो आप ही बताओ बाबू, लॉ क्या कहती है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई बराबर किसके होता है, एंगल आर के। तो बताइए एंगल आई है 90 माइनस थीटा, तो क्या एंगल आर भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहां से एक बात क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होगा सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से समझिए, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल, इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, आप ही सोचो, ये है सरफेस और ये नॉर्मल है, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रे का किसके साथ एंगल बनाओ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बोलो हॉरिजॉन्टल ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है। आप ही सोच के देखो ना इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगी। तो आप ध्यान से देखो, क्या आपका हॉरिजॉन्टल ऐसा है, क्या आपका हॉरिजॉन्टल ऐसा है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसा आ रही है। ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। क्या रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये एंगल यहां थीटा और हॉरिजॉन्टल के लिए ये एंगल थीटा। ध्यान से देखो बाबू, क्या ये दो लाइट रे हैं, दो लाइट रे को एक याद करो 9th की मैथ्स की ज्योमेट्री में क्या कहते थे अपन, ऐसा पढ़ते थे कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। काहे, अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल बोले तो एकांतर कोण से। तो आप ही सोचो बाबू, क्या ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब श्योर हो गया ना, ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, बोले तो समांतर है। तो सोचो बाबू, ये कौन है, क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और ये कौन है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो बताओ रिफ्लेक्टेड लाइट रे और हॉरिजॉन्टल के बीच आपस में ये दोनों पैरेलल हो गया, तो क्या इनके बीच कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा क्या, एंगल
मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ हॉरिजॉन्टल कितना हो गया 0 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? ये बात समझ में आया ये क्वेश्चंस? अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस suffered by light rays if it emerged out from the both parallel plane surface। ऐसा दे रखा है क्वेश्चंस कि ये एक पैरेलल सरफेस है ऐसा, और एक है ऐसा। एक तरह से ये प्लेन मिरर है, यहां भी एक प्लेन मिरर है, दोनों आपस में कैसा है पैरेलल है। इस मिरर की लंबाई यहां से लेके यहां तक 2√3 मीटर है। कितना है 2√3 मीटर। और दो मिरर के बीच का गैप 0.2 मीटर दे रखा है। दो मिरर के बीच का गैप कितना दे रखा है 0.2 मीटर। और एक लाइट है जो इंसिडेंट हुई इस सरफेस पर 30 डिग्री के एंगल पे। तो आपसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है पता है? पहली बार लाइट यहां गिरा ना इस सरफेस पर, पहली बार गिरा, तो सोचो पहली बार जब लाइट यहां गिरा कितने एंगल पे गिर रहा है नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे। तो फिर क्या वो 30 डिग्री पे वापस यहां आएगा? नहीं आएगा। ये क्या है नॉर्मल है और ये क्या है इंसिडेंट रे है। आप पहले एक बार क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चंस का मतलब समझाता हूं क्या है। हिंदी में इस क्वेश्चंस का हिंदी क्या है? हिंदी में ये क्वेश्चंस है प्रकाश किरण के द्वारा परावर्तन की संख्या ज्ञात करें ताकि प्रकाश किरण दोनों समांतर सतह से समतल सतह से बाहर हो जाए। मतलब सिंपल है कि आपसे पूछा है ना कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितना होगा जब तक कि वो दोनों प्लेन मिरर से बाहर ना निकल जाए लाइट रे। मैं पूरे क्वेश्चंस को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से समझें। देखिए क्या है क्वेश्चंस, बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए इधर देखिए
मान लीजिए ये क्या है, एक वो प्लेन सरफेस है और ये क्या है, दूसरा प्लेन सरफेस है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है ना बाबू कि इस प्लेन सरफेस की लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चंस में, 2√3 मीटर। 2√3 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है और 2√3 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है और इन दोनों प्लेन सरफेस के बीच में गैप कितना है, 0.2 मीटर का। कितना गैप है, 0.2 मीटर का। अब एक लाइट रे है जो यहाँ इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पे, तो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। ध्यान से समझिए, जैसे एक लाइट पहली बार यहाँ गिरा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है कि भैया जितना आपतन कोण होगा उतने ना परावर्तन कोण होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा चूंकि परावर्तन का ये नियम है क्या कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्लियर है। अब एक बात देखो बाबू, तो क्या पहली बार लाइट यहां टकराया, पहली बार गिरने के बाद लाइट यहां टकराया ना, तो हम ऐसा कहें कि यहां टकराने का मतलब हुआ कि एक बार लाइट के द्वारा रिफ्लेक्शन हो चुका है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है पता है कि जब तक ये लाइट बाहर ना निकल जाए इससे, तो बताइए ये ऐसा कितनी बार टकरा के बाहर निकलेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए ये दूरी x है, ये दूरी कितनी है x, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर x दूरी पर लाइट का कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार। हमसे पूछा है कि जब तक वो लाइट इन दोनों सतह से बाहर ना निकल जाए, तो बताइए ऐसा लाइट कितनी बार टकराएगा। तो क्या लाइट जितनी बार टकराएगा उतनी बार ही रिफ्लेक्शन होगा, और यही आपसे क्वेश्चंस पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर टोटल x दूरी में कितनी बार रिफ्लेक्शन, एक बार। टोटल x दूरी में कितनी बार रिफ्लेक्शन, एक बार। तो अगर x दूरी में एक बार रिफ्लेक्शन, तो टोटल ये दूरी कितनी है, 2√3 है। तो हम ऐसा नहीं निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड एकिक नियम से कि चूंकि सर x दूरी में एक बार रिफ्लेक्शन, तो बताइए 2√3 मीटर में कितने रिफ्लेक्शन। तो सिंपल है, आसान है। सोचिए फिर से यहाँ नॉर्मल डालो, यहाँ ये लाइट रे क्या होगा, यहाँ आएगा, तो क्या ये दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ। फिर यहाँ क्या डालिए, नॉर्मल डालिए, फिर यहाँ से ये ऐसे, ये तीसरी बार हुआ। मतलब देखो पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। आप ही सोचो ना बाबू, क्या ये x है तो ये भी x है, और अगर ये x है तो क्या ये भी x होगा। ये x है, ये भी x होगा। कैसे, देखो यहाँ x है, ये अगर ये x है तो क्या ये भी x होगा, हाँ सर बिल्कुल। और अगर ये x है तो एक ट्रायंगल देखो, ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। तो लॉजिक लगाओ ना कि क्या x दूरी पर कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार। फिर अगली x दूरी पर अगला रिफ्लेक्शन, तो फिर अगली दूरी पर x दूरी पर कितनी, अगली बार रिफ्लेक्शन। तो क्या हम ऐसा कह दें कि सर चूंकि x दूरी में कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक, तो बताइए सर 2√3 मीटर में कितना रिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे करें, तो क्या सबसे पहले x निकाल लें। कैसे, देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ नाम रख दो, ये O है, ये A है और ये क्या है, B है। तो हम ऐसा कहें इन ट्रायंगल OAB, त्रिभुज OAB में, देखो बाबू त्रिभुज OAB ऐसा है, यहां है 30 डिग्री, ये लंबाई आपको दे रखी है क्वेश्चंस में, कितना, OA, ये O है, ये A है और ये क्या है, B है। तो A से B के लंबाई को हमने क्या मान लिया है, x, और ये OA कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.2 मीटर। आप ही देखो बाबू, आपको x चाहिए ये पता है, बताओ इस त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। क्या एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया, बेस। बेस पता है
परपेंडिकुलर निकालना है, थीटा पता है, तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज कर लेंगे, टेन थीटा का। तो क्या अपन ऐसा कह दें कि सर टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आप ही बता दीजिए परपेंडिकुलर कौन होगा। तो सर थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, बेस कितना है, ओ ए, टेन 30 का मान बता दीजिए 1/√3। ए बी बोले तो x, ओ ए बोले तो 0.2, इसको इधर लेके चलाइए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा कितना, 0.2 इंटू 1 बराबर √3x। आप ही बता दीजिए x बराबर क्या आ गया, 0.2/√3। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला सर चूंकि 0.2/√3 इतना मीटर दूरी में कितना रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन। देखो ना भाई, क्या इतने दूरी में ना पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो क्या इतना दूरी में एक रिफ्लेक्शन, इसीलिए 1 मीटर में कितना रिफ्लेक्शन, तो 1/0.2/√3, ठीक है। इसीलिए कितने में, 2√3 मीटर में, तो 2√3 मीटर में कितना रिफ्लेक्शन होगा, तो 1/0.2/√3 गुना 2√3, ऐसा होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा √3/0.2 गुना 2√3। डेसिमल हटाया, ऊपर में 10 चला गया, एक 2 से एक 2 निपट गया, √3 गुना √3, 3 गुना 10 कितना आ गया, 30। इसका मतलब समझे कि जब तक वो लाइट इन दोनों पैरेलल सरफेस से बाहर ना निकल जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी होगा, 30। यही हमारा आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, कुल परावर्तन की संख्या कितनी होगी, 30। ये क्वेश्चंस आईआईटी में पूछा हुआ है, इसीलिए बोला ये अच्छा क्वेश्चन है, मगर बेहद आसान क्वेश्चन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यूज हो गया और बेसिक चीज यूनिटरी मेथड, एकिक नियम यूज हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी हमने पढ़ाया लेक्चर में, ये सारा नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। आप अच्छे से इसको नोट बना लेंगे, अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, और जो भी डाउट आएगा आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आगे बस इसको पढ़ के आना है, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।